वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये हमारी यूपीपीएससी प्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है ये बाइलिंगुअल है, यानी कि आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा 14 मई को उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ ही यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसे एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उनको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिलेगी। साथ ही फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित जितने भी अपडेट्स होंगे वो ईजिली मिल जाएंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। ये जो सीरीज़ है आपको फिर से बता देती हूँ, ये जो सीरीज़ है इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो पीसीएस 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। साथ ही ये भी प्रयास किया गया है कि इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाए प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, राइट। और यहाँ पर ना केवल यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है बल्कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है, राइट, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक आपको देखने में काफ़ी आसान लगेगा, प्रोटीन्स टॉपिक है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो जो साइंस का सेक्शन है बायोलॉजी का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये इजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। हमारे शरीर को बिल्ड करने में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी जो लोग जिम जाते हैं वो लोग जो उनकी डाइट होती है उसमें प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। बाकी ये बचपन में हमने सबने पढ़ा है, एक बार बस ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, यदि क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। 20% जो हमारी बॉडी का वेट है वो प्रोटीन से आता है। देखिए परसेंटेज वगैरह जहाँ पर है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं ये काफ़ी एसेंशियल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, और जो मसल्स होते हैं और अदर बॉडी टिश्यूज़ होते हैं इनको रिपेयर करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राइट। देखिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसको हटा दें ताकि आपका ये स्क्रीन दिखती रहे, तो मैं प्रयास करूँगी कि बीच बीच में हटा दें तो आप ये पूरी स्क्रीन देख सकें, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है कि बने किससे होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं जो कंटेन करते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। और हमें प्रोटीन्स किन किन सोर्सेज से मिलते हैं, एनिमल भी सोर्सेज हैं इसके और वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड से बने होते हैं और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये मेन सोर्स होता है हमारी एनर्जी के लिए। हमारी बॉडी को एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ये मेनली 3 मेजर कैटेगरीज होती है इसकी, स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज, ठीक है। और जो हमारी बॉडी होती है वो ब्रेक करती है शुगर को और स्टार्च को, किसमें, ग्लूकोज में, और इसके माध्यम से हमारी बॉडी हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। देन जो सेल्यूलोज होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये जो होते हैं
ये कोई न्यूट्रिटिव इनमें वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं डाइटरी फाइबर्स में, यानी कि हमें फाइबर प्रोवाइड करने में ये इनका प्रमुख योगदान होता है, राइट। उसके बाद जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में, ठीक है। वो कन्वर्ट किस में होते हैं? फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फैट में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? एडिपोस टिश्यूज में स्टोर होते हैं। और ये कन्वर्ट किस में होते हैं? लीवर में कन्वर्ट होते हैं। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं फैट में, कहाँ पर? लीवर में। और स्टोर कहाँ पर होते हैं? एडिपोस टिश्यूज में स्टोर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों याद रखिएगा। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ये बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हुए ये हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्विक एनर्जी फूड्स होते हैं जो कि हमें जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें क्या उदाहरण हो जाएगा? शुगर, यानी कि शक्कर इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इसके अलावा कौन कौन से हैं? सोर्सेज क्या क्या होंगे? सोर्सेज में आ जाएंगे नेचुरल फ्रूट्स जो हुए, मिल्क और मिल्क से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में कौन कौन से? पोटैटोज और कैरेट्स भी इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हो गए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुए? ये बेटर सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं दैन शुगर, क्योंकि ये धीमे धीमे रिलीज होते हैं, राइट। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें क्या क्या आता है? ब्रेड्स आ जाते हैं, सीरियल्स आ जाते हैं। सीरियल्स यानी कि अनाज, इसमें कौन कौन से अनाज आएंगे? ये सारे आ जाएंगे। राइस, वीट, बाजरा, कॉर्न, बार्ले, रागी, ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद फैट्स देख लेते हैं, राइट। तो फैट्स में क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, आगे इनको इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर यूज के लिए इनको स्टोर किया जाता है, वो सब्सटेंसेस होते हैं फैट्स, ठीक है। और ये क्लासिफाइड किस में होते हैं? 3 पार्ट्स में होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो जो सिंपल यानी कि जो सरल लिपिड है इसके अंतर्गत ट्राइग्लिसराइड आता है। कंपाउंड लिपिड यानी कि मिश्रित लिपिड के अंतर्गत फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, और व्युत्पन्न जो लिपिड है उसके अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। ज़्यादा हमें बायो नहीं पढ़नी है कि आपको इसकी डिटेल समझनी हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टर्म्स हैं जो हम बस देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, अगर आपने कभी कराया हो तो उसके अंतर्गत हमें ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इसकी वैल्यू पता चलती है। क्यों पता चलती है? अब आपको याद रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑब्टेन किए जाते हैं फैट्स, ये एनिमल और वेजिटेबल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पर कन्वर्ट होता है? लीवर में कन्वर्ट होता है। और स्टोर कहाँ पर होता है? एडिपोस टिश्यूज में। तो भूलिएगा मत, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी तो हम अपने टॉपिक्स को पूरा कवर करने का प्रयास कर रहे हैं होलिस्टिक वे में, तो चीज़ों को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं वाइटामिन्स यानी कि विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनकी हमारी बॉडी को एडिक्वेट क्वांटिटी में ज़रूरत होती है गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। हमारी जो वो इनको संश्लेषित नहीं करती है, जो हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं करती है विटामिन्स को, इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनसे हम विटामिन्स को ऑब्टेन करें, राइट। और जो विटामिन्स हैं ये मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे। एक होंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होंगे जो फैट में सॉल्युबल हो? वो होंगे ADEK विटामिन्स जो हैं ये फैट सॉल्युबल है। वहीं पर दूसरे जो होंगे वाटर सॉल्युबल, वो कौन कौन से हैं? विटामिन B और C, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। ये जो मिनरल्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं
जो बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी हमें थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स आवश्यक नहीं होते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारी बॉडी के लिए जो आवश्यक है? कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, जिंक। ठीक है, तो ये एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस के संदर्भ में। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर हर दूसरे साल या प्रत्येक वर्ष ही ऐसा क्वेश्चन आता है और इसको भी अगर आप गलत करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। इसीलिए अगर आपके सामने ऐसी चीज़ आ रही है तो ध्यान से साथ में ही इसको लर्न कर लीजिएगा ताकि ये आप कभी भूलें नहीं, राइट। तो जो विटामिन ए है ये हमें किससे ऑब्टेन होता है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो ये मिल्क, बटर, एग, कैरेट्स, कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो ठीक है, लेकिन कॉड लीवर ऑयल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम याद रखिएगा। फिर टोमेटोज, पंपकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब से ऑब्टेन होता है, राइट। वही चीज़ें हिंदी में लिखी है, आप लोग साथ में हिंदी वाला सेक्शन भी देखते हुए चल सकते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? नॉर्मल ग्रोथ हो हमारी, और हमारी आंखों और स्किन के लिए विटामिन ए जो है बहुत हेल्पफुल होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं। और दांतों की अनियमित ग्रोथ भी होती है इसकी कमी से। तो मैंने प्रयास किया है कि ये जो डैश लिखा है उसके बाद आपको किससे ये ऑब्टेन होता है वो लिख दिया है। उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों होती है मेनली वो लिख दिया है। उसके बाद लिख दिया है कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो आप अगर चाहें तो आप अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें ऐसे कॉलम्स बना लीजिए और उसके सामने सामने लिखते हुए चलिए ताकि ये आपको पॉइंट्स याद रहें, राइट। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर विटामिन डी पर आ गए हैं। परेशान मत होइएगा, हम बी और सी भी डिस्कस करेंगे आगे, अभी हम डिस्कस करेंगे उनको भी। तो देखिए, विटामिन डी जो है ये हमें मिलता है चीज़, बटर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें पता है, बचपन से बताया जा रहा है उनकी इंपॉर्टेंस हमें, तो इनसे हमें सारे ही जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं। उसके बाद फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल से भी हमको विटामिन डी मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी का सोर्स क्या है? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? रिकेट्स। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, और दूसरी चीज हो गई इररेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, जिसको हिंदी में भी हमने रिकेट्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका कुछ और हिंदी में नाम होता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन ई। जो विटामिन ई है ये वेजिटेबल ऑयल्स, स्पिनच, लेटस, टर्निप लीव्स, बटर, मिल्क, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स, इन सब से मिलता है। देखिए, सारी जितने भी इसके सोर्सेज हैं सब तो हम नहीं लर्न कर सकते हैं और बेसिक सोर्सेज हैं। तो अगर कुछ अलग सा आपको दिखता है तो उसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। विटामिन ई की क्यों आवश्यकता होती है? प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन ई मिली होती है। इसकी डेफिशिएंसी से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं विटामिन के। ये किससे किससे प्राप्त होता है? कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच और बाकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो, और फिर सीरियल्स और सोयाबीन्स। ये आवश्यक होता है ब्लड को क्लॉट होने में। खून का जो थक्का जमता है, जब हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है, तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। और
एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। अगर हमारे में विटामिन के की कमी होगी तो वुंड्स जो चोट हो जाती हैं, हमारी चोट लग जाती हैं, बेसिकली जो वुंड्स हो जाती हैं उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें कोरिलेटिव है, याद रख सकते हैं, विटामिन के से संबंध है इसका। उसके बाद हम आते हैं विटामिन B1 में। देखिए जो बी विटामिन होता है या विटामिन जो बी होता है, इसके कई सारे सब पार्ट्स हैं, तो सब पढ़ लेंगे हम, सब देखेंगे। तो विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है और ये ऑब्टेन होता है सी फूड से, मिल्क से, मीट से, पीज, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से हमको विटामिन B1 मिलता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और ये रिलीज करता है एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और B1 जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन या फिर थियामिन। साइंटिफिक नाम भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी। तो बिल्कुल आप चार्ट अगर नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये और कई बार पूछे गए हैं। तो जल्दी से ये बताइए कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो याद आ गया होगा आपको, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो हिंदी वाले जो लोग कहते हैं नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि 1 सेकंड के लिए ऐसे रख दूँ ताकि आप पढ़ सकें। उसके बाद विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है और ये ऑब्टेन होता है यीस्ट, एग, मीट और पीज से। बॉडी ग्रोथ के लिए और रेड सेल के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये भी रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? स्किन डिजीजेस हो जाते हैं और रिटार्डेड ग्रोथ होती है, यानी कि मंद हो जाती है वृद्धि। उसके बाद विटामिन B3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसको नियासिन कहा जाता है। साइंटिफिक नेम्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑब्टेन किससे किससे होता है? होल सीरियल से, टमाटो से, पोटैटो से, मीट और फिश से। इससे किस चीज़ में सहायता मिलती है? स्किन हमारी हेल्दी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है और नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। अफेक्ट क्या करता है? ये हमारी स्किन को अफेक्ट करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, और एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और जो इससे मेन रोग हो जाता है वो हो जाता है पेलेग्रा, ठीक है। तो ये सारी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं, हमें कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं बनना है, ना ही हमको कोई बायोलॉजिस्ट बनना है। ये चीज़ें थोड़ी सी समझ लीजिए और थोड़ा सा रखने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ, अगर आप चार्ट बनाकर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होंगी, वो अगर आप एक बार खुद लिख लेंगे तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, ठीक है। तो यही सब कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12। विटामिन B12 हमें किससे किससे मिलता है ये देख लेते हैं अब। तो विटामिन B12 हमें मिलता है मिल्क, एग्स और फिश से, और RBC रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में इससे सहायता मिलती है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 जो है इसको कोबालमिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कोबालमिन। और विटामिन C आता है, इसका साइंटिफिक नेम बता देती हूँ आपको। इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक, या आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर लिख लीजिएगा। ये साइंटिफिक नेम किसका है? विटामिन C का। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन C का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, तो विटामिन C खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, इसे आप याद कर सकते हैं। इंडियन गूसबेरी, जिसको हम आंवला कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन C का, ठीक है। तो अब शायद आप ये नहीं भूलेंगे। इसके अलावा लेमन्स और लाइम, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, ग्रीन पेपर्स, टमाटोज, कैबेज, टर्निप, कैरेट्स, ग्रीन मिंट, गुआवा, ये सारे भी विटामिन C के सोर्सेज हैं, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्या होती है? ये मेंटेन करता है हमारे जो लिगामेंट्स, टेंडन्स होते हैं और जो बाकी बॉडी के दूसरे सपोर्टिव टिश्यूज और ब्लड वेसल्स होते हैं। और विटामिन C की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी हो जाता है। इसमें जो हमारे गम्स होते हैं वो सूज जाते हैं और उनसे खून आने लगता है। गम्स यानी कि मसूड़े, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी एक बार मैं आपको सारे जो रह गए हैं, जिनके मैंने नहीं बताए हैं आपको साइंटिफिक नेम्स, उनको बता देती हूँ।
और साथ में हम ये अपने विटामिन्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि विटामिन वाला पार्ट मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। देख लेते हैं। तो ये जो विटामिन ए है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, याद रखिएगा। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कॉड लीवर ऑयल, और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, राइट। फिर विटामिन डी का भी हमने साइंटिफिक नेम नहीं देखा था। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। देखिए मैं लिख देती हूँ दोनों ही, कैल्सीफेरॉल है ये विटामिन डी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, ठीक है। और ये वाला साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल, RETINOL, ठीक है। रेटिनॉल ये हो गया, कैल्सीफेरॉल ये हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डेफिशिएंसी से हो गया, और रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो गया। विटामिन ई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है। इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो देख लेते हैं। इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है। तो कई बार साइंटिफिक नेम से भी मैचिंग आ जाती है, तो याद रखिएगा, राइट। देन विटामिन के का क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है फाइटोनाडियोन। फाइटोनाडियोन, देखिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिओन, ये हमारे साइंटिफिक नेम्स हो गए हैं। विटामिन ई हो गया टोकोफेरॉल, और विटामिन के हो गया फाइटोनाडियोन। अब मुझे ये कमेंट करके बताइए कि विटामिन ई और के फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ई भी होगा। तो ये इजी चीज़ें हैं, ऐसी नहीं है जो हमें याद ना रह सके, और एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती हैं। तो इनमें क्यों हमको इनको लाइटली लेना है, इनको थोड़ा सीरियसली अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया है विटामिन B1 का क्या है साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम है थियामिन, और बेरी बेरी हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, राइट। और विटामिन के से हमने क्या देखा था? क्लॉटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और स्किन डिजीजेस हो जाते हैं। विटामिन B3 हो गया है नियासिन, और ये पेलेग्रा डिजीज हो जाता है। उसके बाद विटामिन B12, ये इसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कोबालमिन, ठीक है। और अनीमिया हो जाता है, अनीमिया इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है। विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और स्कर्वी इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है। ये हमने सारे भी विटामिन जो है उनको एक बार दोबारा देख लिया है। आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। अब हम देखते हैं वाटर। हमारी बॉडी में वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इससे संबंधित भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वाटर जो है एक न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये 70% जो हमारी बॉडी का वेट है वो निर्मित करता है, ठीक है। हमें पानी की क्यों आवश्यकता होती है अपनी बॉडी में? क्योंकि ये ब्रेक करता है जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को और केमिकल्स को और गैसेस को हमारी पूरी बॉडी में। ये एक्ट करता है एक मीडियम की तरह फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, और इसकी क्यों ज़रूरत होती है? टू एलिमिनेट द वेस्ट। यूरिन और स्वेट जो निकलता है उसके लिए भी पानी की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। अगर हम कम पानी लेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, राइट। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देन अब नेम ऑफ मिनरल सोर्सेज और उनकी क्या आवश्यकता है ये देख लेते हैं। कई बार इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, देख लेते हैं। आयरन जो है, देखिए सारे सोर्सेज आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनको ध्यान रखिएगा। मीट, फिश, लीवर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप, जर्मिनेटिंग व्हीट ग्रेन्स और ईस्ट, इन सब से आयरन प्राप्त होता है। ये सोर्सेज हैं। और आयरन की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम दूध से मिलता है, दूध से बने प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है? बोन्स, टीथ, इन सब के लिए। और साथ में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब साथ में जल्दी से ये सोचकर बताइए कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है।
तो अब मैं इसका आंसर यहाँ पर नहीं बताऊंगी, अगर आपको नहीं याद आया है तो एक बार स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर, आप देख लेंगे उसको, ठीक है। आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, आप वीडियो को पीछे कर लीजिए तो आप उसको देख लेंगे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के सोर्सेस क्या हैं? मीट, एग, फिश, होल ग्रेन्स, ये सारे सोर्सेस हो जाएंगे फॉस्फोरस के। इसकी ज़रूरत क्या होती है? ये भी हेल्प करता है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में। साथ में एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हमारे सेल में हैं उनके भी निर्माण में फॉस्फोरस सहायता करता है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पोटेशियम। पोटेशियम की क्या ज़रूरत है? पोटेशियम ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सेल्स और बॉडी को हेल्दी रखता है। इसके सोर्सेस क्या हो जाएंगे? ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स। उसके बाद सोडियम। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है सोडियम का? कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं जनरली। इसके साथ साथ मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी सोडियम पाया जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सोडियम बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट से हमें प्राप्त होता है। और कहाँ से मिलता है? सी फूड से और पानी से हमको आयोडीन मिलता है। प्रॉपर फंक्शनिंग, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, इसलिए आयोडीन बहुत आवश्यक होता है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर नामक रोग हो जाता है, जिसको घेंगा भी कहा जाता है। तो ये जो डेफिशिएंसी से डिजीजेस होते हैं इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड किससे ऑब्टेन होता है? क्या सोर्सेस हैं इसके? कॉफ़ी, स्पिनच, अनियन और टी। जो हमारे एनेमल होता है टीथ का, उसको ये काफ़ी हार्ड करता है और प्रिवेंट करता है कि जो दांतों में सड़न होती है, कैविटीज़ होती हैं, वो ना हो, ठीक है। डेंटल कैविटीज़ यहाँ पर ना हो, फ्लोराइड का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर की क्या क्या सोर्सेस हैं? ग्रेन्स, नट्स, चॉकलेट, ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेस होते हैं। ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग और फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ में कनेक्टिव टिश्यू और नर्व फाइबर्स में भी हेल्प करता है। जिंक जो है इसके सोर्सेस हो जाएंगे मीट, एग्स, फिश, और ये इंसुलिन प्रोडक्शन में जिंक हेल्प करता है। इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जिंक जो है वो फायदेमंद होता है, राइट। तो इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, उसमें हेल्पफुल होता है। साथ में डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और जो मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी फंक्शनिंग में भी जिंक हेल्प करती है। उसके बाद क्लोराइड देख लेते हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स और फिश। और ये फंक्शन क्या करता है? इसका मेन क्या है कि ये फंक्शंस ऑफ जो मसल्स हैं और नर्व्स हैं और डाइजेशन, इन सब में हेल्प करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आप आगे देखते हैं। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट और अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसे डिजीज दे दिए जाते हैं नाम और पूछ लिया जाता है कि उसका संबंध किससे है, ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2014 या 15 के प्रीलिम्स में कि स्लीप एपनिया डिजीज क्या है, इसमें क्या होता है? क्या व्यक्ति सांसें लेना बंद कर देता है सोते वक्त, या उसकी सांसों में कोई तकलीफ होती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और एक बार बुलीमिया से भी पूछा गया था, ये कौन सी बीमारी है, इसमें क्या होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर इसको मैंने जोड़ा है। देखिए, बुलीमिया तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो स्लीप एपनिया का मैंने नाम लिया है, मैं इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ना मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम अब पास आ रहा है, तो थोड़ा सा आप भी अगर सर्च करते हुए चलेंगे चीज़ों को तो अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट कर बताइएगा कि स्लीप एपनिया में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है। तो ट्राई कीजिएगा इसका आंसर देने का। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये जो डिजीज़ है ये बेसिकली रिफ्यूज़ल टू ईट फूड होता है, यानी कि खाना खाने से इंसान मना कर देता है। एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जो कि अंडर न्यूट्रिशन से हो जाती है, ठीक है। कुपोषण के कारण ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, राइट। जिनको ये समस्या होती है उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी पतली हो जाएगी, वो वेट लूज कर देंगे। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन अगर आपके सामने डायरेक्टली ये नाम आ जाएगा तो शायद आप ना समझ पाएँ। ये इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक फियर आ जाता है कि जो बॉडी का वेट है वो बढ़ सकता है ज़्यादा,
ठीक है। इसी के अंतर्गत व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उपवास रखने लगता है, ओवर एक्सरसाइज में भी इंडल्ज हो जाता है और डाइटिंग के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी जो भी हमें चाहिए थी इससे संबंधित वो हमने देख ली है। और साथ में टीनेज गर्ल्स और यंग वेमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप दिस डिसऑर्डर। तो आपको पता है, आपने आसपास भी देखा होगा कि महिलाएं जो हैं वो डाइटिंग के लिए ज़्यादा अग्रसर रहती हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को कोरिलेट कर कर इसको याद रख सकते हैं। देन बुलीमिया नर्वोसा, ये है बिंज ईटिंग, यानी कि लगातार खाते रहना। जो बुलीमिया डिसीज पूछा गया था एग्जाम में वो यही था। ठीक है, जिसमें ज़्यादा खाना खाने के कारण व्यक्ति ओबीस हो जाता है। ये भी जो है ये महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। जो व्यक्ति होगा इसमें वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है, किंतु ऐसा करना उसके लिए कठिन हो जाता है और वह अपनी भावनाओं के साथ बेहद व्यस्त हो जाता है। और भोजन और वजन के संबंध में हम देखते हैं कि वह इतना ज़्यादा बंध जाता है कि उसके लिए इससे पार पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। राइट, तो ऐसे आप बस थोड़ा बता दिया मैंने, इतना डिटेल में इसकी जानकारी हमें नहीं चाहिए। हमसे बस पूछा जाएगा कि इसका संबंध किस चीज़ से है, तो वो ज़्यादा खाना खाने से, ओबेसिटी से बुलीमिया नर्वोसा डिजीज़ का संबंध है। राइट, उसके बाद अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वाइटामिन तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। और तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा वाइटामिन्स का ही दिख रहा है। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो अब आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन ए ऑरेंज, विटामिन सी लेमन, विटामिन डी कॉड लीवर ऑयल और विटामिन B6 राइस ब्रान। क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से सोचकर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है तो यही करेक्टली मैच नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। मैंने बताया खट्टी चीज़ों में होता है विटामिन सी, तो याद रखिएगा आप विटामिन डी कॉड लीवर ऑयल और विटामिन B6 राइस ब्रान। इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ए ही यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने जो ऊपर डिस्कस किया है उसमें हमने विटामिन ए में बोला था कि कॉड लीवर ऑयल है। ठीक है, तो देख लेते हैं, वहाँ पर एक बार चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर कॉड लीवर ऑयल विटामिन ए में लिखा हुआ है और आप सोचेंगे कि विटामिन डी में नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन फिश लीवर ऑयल लिखा है और कॉड भी एक प्रकार की फिश होती है। ठीक है, तो जो कॉड लीवर ऑयल है ये विटामिन ए और विटामिन डी दोनों के ही रिच सोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने यहाँ पर उसमें बताया था तो आप कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया है। राइट, तो अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आते हैं, तो इसलिए अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो तो आप सारे ऑप्शंस को एक बार देखकर फिर ही आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार थोड़ा सा इधर उधर आपको ऑप्शंस देख सकते हैं, तो आपको जो सबसे सूटेबल करेक्ट आंसर लग रहा हो उसी को टिक करना होगा। देन यहाँ हमने इसको देख लिया है, फिर देखते हैं यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, कई बार पूछा गया है इसको। देखिए, जब राइस को पॉलिश किया जाता है, जो ब्राउन राइस आती है उसको पॉलिश किया जाता है, तो कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स उससे हट जाते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे जो ये न्यूट्रिएंट्स हटते हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो हटता है वो है विटामिन B1, यानी कि विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी से याद करने का प्रयास कीजिए, थायमीन या थियामिन। ठीक है, ये एक एसेंशियल विटामिन है जो पॉलिश्ड राइस से हट जाता है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होगी विटामिन B1 के हटने से? बेरी गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेरी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं, अब हमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, तभी मैंने आपसे कहा था कि लर्न कर लीजिएगा सबके डेफिशिएंसी डिजीजेस। बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B2 पेलेग्रा, B12 पर्नीशियस अनीमिया, विटामिन B6 बेरी। तो कौन सा नहीं पर यहाँ पर मैच्ड है, जल्दी से बताइएगा।
जो नहीं मैच्ड है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये बिल्कुल तीनों मैच्ड हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यही आंसर दिया हुआ है। देन अब यहां पर एक असर्शन और एक रीजन है, वो देख लेते हैं। कहा गया है ह्यूमन बॉडी जो होती है ये सिंथेसाइज करती है सारे वाइटामिन जो भी उसको रिक्वायर्ड होते हैं। जो वाइटामिन हैं ये एसेंशियल होते हैं प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए, यानी कि शरीर के समुचित विकास के लिए ये विटामिन आवश्यक होते हैं। तो अब हमें नीचे दिए हुए जो कूट हैं उनको देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। पहले में लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। फिर लिखा हुआ है दोनों सही हैं और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए ट्रू है और आर गलत है, ए जो है ये गलत है और आर इज ट्रू। देखिए ये स्टेटमेंट्स आप फिर से पढ़ लीजिएगा अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत पढ़ दिया हो। ऑप्शंस आप देख सकते हैं खुद। हम फिर से एक बार स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। लिखा क्या हुआ है, ह्यूमन बॉडी जो है मानव शरीर ये अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन को संश्लेषित कर लेता है। तो अगर आपको याद हो तो ये हमने डिस्कस किया है कि ह्यूमन बॉडी सारे विटामिन को संश्लेषित नहीं कर पाती है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। जो ये विटामिन होते हैं ये शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला गलत है और आर वाला जो कारण है वो सही है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए तो सबसे अच्छा स्रोत अब आपके सामने ऑरेंज भी है और आंवला भी है, अगर आप सिर्फ खट्टी चीज से याद रखेंगे। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आंवला है। ठीक है, आंवला जो है ये सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा डिजीज होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। कौन सा हो जाएगा, गोइटर यानी कि घेंगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो नॉर्मल विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेटिनॉल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये फॉलिक एसिड के बारे में बता देती हूँ आपको। विटामिन B9 इसको हमने नहीं डिस्कस किया है। विटामिन B9 जो है वो फॉलिक एसिड होता है और इसकी डेफिशिएंसी से भी अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ये देख लिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, विटामिन B1, B2। ठीक है, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं और किसी भी जो विटामिन हैं उनमें इसका पार्ट उसके इतने कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं दिखेंगी आपको। इसी तरह से आप लर्न कर सकते हैं, इसीलिए इसको ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और कौन से दो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, जल्दी से सोचकर बताइए। विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये दोनों वाटर सॉल्युबल हमारे विटामिन हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। थियामिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। क्या करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए साइंटिफिक नेम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये देख लेते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में ये चीज़ें नहीं डिस्कस की हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी हम चाहे जितना भी डिस्कस कर लें, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस सरप्राइजिंग ज़रूर लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ हमें एग्जाम में नहीं आ सकती। और प्रीलिम्स में हमारा मोटो क्या है कि हम कट ऑफ क्लियर करें। ठीक है, हमें टॉप नहीं करना है और कट ऑफ क्लियर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग ज़रूर रहेंगी, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे।
माल्टेज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन ये कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट हैं। जो ग्लाइसिन है ये अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? ये अमीनो एसिड है। ठीक है, और माल्टेज किस में पाया जाता है ये देख लेते हैं, और बाकी के भी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो माल्टेज है ये सिंप्लीफाई होता है माल्टोज में, और उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाता है ग्लूकोज में, जो कि सिंपल शुगर है। और फ्रक्टोज जो है ये फ्रूट्स में पाया जाता है। शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रक्टोज किस में पाए जाते हैं? फ्रूट्स में। ठीक है, और उसके बाद ग्लाइकोजन है, उसको भी देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, और जब हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है, यानी कि शुगर सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिल रही होती है, तो ये जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है लीवर में, वो ब्रेक होता है और हमारी बॉडी को फ्यूल, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। देन जो हम एक करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करते हैं वो ये करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। और आपने देख लिए होंगे विटामिन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अब इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है ये रिलीज की गई है वीबॉक्स के साथ पार्टनरशिप में AICTE और CII इन सब के द्वारा मिलकर। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन दोनों के साथ वीबॉक्स ने मिलकर इसको रिलीज किया है। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन रिलीज कर रहा है किसी रिपोर्ट को, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसने एग्जामिन किया है और ओवरव्यू किया है इंडिया के स्किल और टैलेंट इकोनॉमी बाय 2030, यानी कि इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक भारत की कौशल और प्रतिभा अर्थव्यवस्था का अवलोकन किया गया है। राइट, और इसमें क्या कहा गया है? इंडिया की जो एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है ये बढ़ गई है 46.2% से 50.3% तक ये बढ़कर हो गई है। देन इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि डेवलप किया जाए रिक्वायर्ड वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमारे एजुकेशन सिस्टम में। यानी कि इस रिपोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी आवश्यक व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रम है उनको विकसित करने की सिफारिश की गई है। और यहीं पर हम कुछ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको भी देख लेते हैं कि कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्राइव योजना किससे संबंधित है या संकल्प जो योजना है किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? हमारी कौशल विकास से। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। बाकी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में लाई गई थी, वर्ष भी पूछ लिया जाता है। स्किल इंडिया मिशन 2015 में आया था। उसके बाद PM कौशल विकास योजना, ये तो आप नाम से ही समझ रहे हैं। और संकल्प और स्ट्राइव ये दोनों जो हैं ये नाम से आप नहीं समझ पाएंगे, तो ये दोनों जो हैं ये किससे संबंधित हैं? कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं। इनके फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, क्या है इनके फुल फॉर्म्स। तो जो स्ट्राइव योजना है इसका फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। ठीक है, और जो दूसरी हमारी है उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लेते हैं, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में देखने की हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा ये दोनों संबंध किससे है? इन दोनों योजनाओं का स्किल डेवलपमेंट से। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और रैंकिंग मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। इंडिया की जो पोजीशन है एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स में ये 48th हो गई है, जबकि 2018 में कितनी थी? 102वें स्पॉट पर थी। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स यानी कि विमानन सुरक्षा रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? सिंगापुर टॉप पर है और 187 देशों की ये लिस्ट है हमारी। राइट, देखिए तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है और ये शायद थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं प्रयास करूँगी कि आगे आने वाले वीडियोस थोड़े कंपैरेटिवली छोटे हों। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी उसका आंसर करने का। और अगर आपको कोई और टॉपिक्स लग रहे हैं
और उनको भी आप कमेंट कर बता सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। और परेशान मत होइए, बाकी जो सब्जेक्ट्स अगर आपको लग रहे हैं हम इकोनॉमिक्स के और टॉपिक्स लेंगे, एनवायरनमेंट के और टॉपिक्स लेंगे, तो सब डिस्कस करते हुए चलेंगे और आप भी अपनी तरफ से सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।